नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और शुरुआत कर रहे हैं जिक्र शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, जहां न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे मुद्दे अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब महज जुमले की तरह है। आप जोर शोर से इसकी बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये होगा कैसे। वहीं शंकराचार्य ने एनसीईआरटी सिलेबस में इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव पर कहा कि इतिहास को लेकर एक तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। उसको किस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हिंदू राष्ट्र की बात लगातार कही जा रही है और ये अचानक से ये मांग बढ़ी है, ये बात बढ़ी है। अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से देखते हैं? और अभी आपने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नहीं, हमारा कहना यह है कि एक तो आप कह रही हैं तो ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं ये मांग अचानक से नहीं उठी है। ये मांग जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था और एक टुकड़ा इसका इस्लाम के रूप में परिणत हो रहा था, उसी समय उठ गई थी। उसी समय यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने कहा था कि जब ये मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है थोड़ा सा टुकड़ा, तो क्यों ना बाकी वाले को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सावरकर आदि हिंदू महासभा के लोग और भी दूसरे लोग इस पक्ष में थे। उसी समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे, जो सनातन धर्मी हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था। हमको तो राम राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, प्रजा का सुख ही मुख्य है। तो ऐसी परिस्थिति में मांग तो तब से उठी हुई है, लेकिन इधर जोर पकड़ रही है। लेकिन समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग कुछ गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई प्रारूप लेके नहीं आ रहे हैं। उनके पास ऐसी कोई योजना सार्वजनिक नहीं की गई है अभी तक किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि जो संसद है उसमें धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हुए लोग बैठे हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, सब पार्टियों ने धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ जब चुनाव आयोग को दी है तभी पंजीकृत हुए हैं। तो वहाँ सब धर्मनिरपेक्ष लोग बैठे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोग हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। हम उनसे कैसे करवा लेंगे, इस बारे में कोई योजना वो लोग नहीं बता रहे हैं। और दूसरे, हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो क्या परिवर्तन ऐसा आ जाएगा यहाँ के लोगों के जीवन में जो कि स्वागत योग्य है और जिसके लिए हमको करना चाहिए, ऐसी कोई बात सामने लेके नहीं आ रहे हैं। तो केवल बात कहने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव के पहले कई जुमले उठते हैं, ऐसे ये भी एक जुमला है। और या तो फिर ऐसे लोगों का सपना है, उसी को हमने कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना समझ लो, कि बस सपना देख रहे हैं, कोई पूर्वापर नहीं है, कोई सिंह पूछ है नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अगर कोई कार्य करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात है। हिंदू यहाँ हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उसकी क्या कार्य पद्धति है और कैसी होगी वो परिकल्पना, इस बारे में जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपकी बात केवल कोरा सपना मानी जाएगी। मुंगेरी लाल का सपना एनसीईआरटी से जो हटा दिया गया, आपको लगता है कि इतिहास जो है जैसा होना चाहिए वैसे पढ़ाना चाहिए, डर है इसके पीछे भी? भाई, ये तो इतिहासविदों से पूछना चाहिए। और ऐसा हो रहा है कि जो राजनीतिक दल आता है वो चाहता है कि मेरे दृष्टिकोण को मैं स्थापित कर दूं। जो तटस्थ दृष्टिकोण है वो तो कहाँ किसी पार्टी का रह गया है। पहली वाली पार्टियों ने भी ऐसा ही किया। हमारे जो पूर्वज थे उनकी अच्छी कहानियाँ थी जिनसे सीख मिल सकती थी बच्चों को, उनको छिपा दिया और मुगलों का ही लेके आ गए। अब जो कह रहे हैं संशोधन के लिए, वो भी वही एकांगी हो रहे हैं कि साहब इनको सबको हटा दो, केवल हमारी ला दो। तो हमारा यही कहना था कि तटस्थ दृष्टि रख करके जिन घटनाओं से, चाहे वो किसी के साथ घटी हों, इतिहास की उन घटनाओं को बच्चों को सामने लाया जाना चाहिए, जिससे उनको जीवन के लिए सीख मिले कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आए तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि पूर्वजों ने ऐसा करके सफलता प्राप्त की थी। तो आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी दृष्टि विकसित हो जाए। और अगर दृष्टि विकसित होने का नहीं, केवल एकांगी, केवल हमारी बात स्थापित हो जाए, इसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उनको एक अंधे कुएं की ओर धकेल रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, ये आपने कहा था कि हिंदू धर्म की जो किताबें हैं या जो भी धर्म का जो वो है वो पढ़ाना चाहिए, मदरसों में अगर पढ़ाया जाता है उनका। नहीं, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जो हिंदू है उसको धर्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आपने संविधान में धारा 30 में ये कह दिया कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को स्कूल में अपना धर्म पढ़ा सकते हैं, तो बहुसंख्यक क्यों नहीं पढ़ा सकता? बहुसंख्यक को क्यों वंचित किया गया है और 75 साल से वंचित किया गया है?
इतना बड़ा अन्याय आज़ाद भारत में हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है? क्यों बच्चा जो है स्कूल में जाकर के अपने धर्म की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता? इसीलिए कि हिंदू उसका परिणाम हो गया। देखिए 75 साल से हमारे बच्चों को जो धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, अब हिंदू जो है वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष हो गया है, क्योंकि उसको धार्मिक बोध ही नहीं रह गया। तो आप इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये संविधान में धारा रखवाई, उनका ये मानना था कि यहाँ के हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष और अति सेकुलर बना दो। अति सेकुलर बना दो तो जिस समय जो आए उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर इस्लामीकरण करना हो भारत का तो वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि सेकुलर है, इस्लाम के साथ भी खड़ा हो जाएगा। ईसाईकरण करना हो तो भी सेकुलर है, इस्लाम के साथ, ईसाइयत के साथ खड़ा हो जाएगा। ये दृष्टिकोण रहा होगा ना। अन्यथा जब उनके बच्चों को कहा कि ये अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो हिंदू का भी कर देते कि भैया भी अपने धर्म की शिक्षा, तो सब अपने अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करते। तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और ये धारा जो संविधान की है ये बदली जानी चाहिए, और हर बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और अलग अलग मसलों पर उन्होंने बात की। और कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब आगे बढ़ते बात करेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की, जहां से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओवरटेक के चक्कर में एक सड़क दुर्घटना हुई है। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। भटगांव के मुख्य मार्ग की घटना, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से ये जानकारी की कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, उसके बाद गंभीर रूप से घायल हुआ है स्कूटी सवार। और कितनी भीषण टक्कर है ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से कार तेज रफ्तार में आती है, स्कूटी भी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में थी, काफी तेज जिसे स्कूटी सवार चला रहा था। और उसके बाद अचानक से ये भीषण टक्कर होती है, स्कूटी के परखच्चे उड़ते हैं। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से, और बुरी तरह से घायल हुआ है स्कूटी सवार इस दुर्घटना में। अंदाजा भी आप लगा सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि भीषण टक्कर तस्वीरों के जरिए सामने आई है। और साथ ही साथ पुलिस भी इस घटना की जांच में जुटी हुई है। स्कूटी सवार इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जिसका इलाज लगातार जारी है। और दूसरी तरफ कार चालक से भी इस क्रम में सड़क हादसा हुआ है। सामने से आ रही कार ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी दौरान स्कूटी सवार इस कार से जा टकराया, जिससे भीषण भिड़ंत हुई है। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और कितनी बुरी तरह से स्कूटी सवार घायल हुआ होगा इसका भी आप अंदाजा आसानी से इस तस्वीर के जरिए लगा सकते हैं। स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और दूसरी तरफ कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही साथ स्कूटी सवार व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल है, कई गंभीर चोटें व्यक्ति को आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से। बार फिर से देखिए भीषण टक्कर, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये मार्ग जहां पीछे से ट्रक भी आ रहा था। और ये देखिए काफी आवाजाही वाहनों की इस मार्ग पर जारी है, और उसके बावजूद यहां पर ओवरटेकिंग हुई, लापरवाही वश वाहन चलाया गया। इसका निष्कर्ष ये कि ये गंभीर हादसा यहां से सामने आया। स्कूटी सवार व्यक्ति इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। भटगांव के मुख्य मार्ग की एक घटना बताई जा रही है। आसपास कई सारे लोग भी मौजूद हैं। फौरन अफरा तफरी का माहौल बना और स्कूटी सवार को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश फौरन की गई। फिलहाल अस्पताल में स्कूटी सवार का इलाज जारी है। काफी गंभीर चोटें स्कूटी सवार को आई हैं, और ये जो फुटेज सामने आया है निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला, क्योंकि भीषण टक्कर कार और स्कूटी के बीच में। सहयोगी योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, और फिलहाल स्कूटी सवार व्यक्ति की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बेतहाशा रफ्तार है। जिस तरह से जो बाइक सवार अपने रास्ते में बाकायदा जा रहा था, उसके बाद सामने से आ रही एक कार ओवरटेक करने के चक्कर में इतनी तेज रफ्तार से ट्रक की साइड से गुजरी कि उसको ये तक नहीं पता चला कि सामने से एक बाइक आ रही है, और बाइक उसी में धड़धड़ा कर घुस गई। और वहीं इतना कुछ होने के बाद भी पलटी खाते हुए जो बाइक सवार युवक है वो कार के ऊपर में ही जाकर गिर गया। हालांकि मामला इतना गंभीर था कि उसी गंभीर अवस्था में, गंभीर हालत में ही उसे अस्पताल ले जाया गया,
ये जो पूरा घटना है वो भटगांव का है, बिलाईगढ़ जो नया जिला है वहाँ भटगांव का पूरी घटना है। वहीं अभी जो घायल है उसकी हालत बहुत गंभीर है, उन्हें जिला चिकित्सालय से लेकर बाहर भर्ती कराया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। इधर निवाड़ी की बात करेंगे जहां ट्रक और मिनी ट्रक की भिड़ंत हुई है। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिनी ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इलाज के लिए झांसी उसे रेफर किया जा चुका है। निवाड़ी की एक घटना जहां मिनी ट्रक और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितना गंभीर हादसा है इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। अगला हिस्सा ट्रक का पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ट्रक चालक की भी मौके पर ही मौत और मिनी ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए झांसी रेफर किया जा चुका है। और आइए अब बात करेंगे तबाही के शोलों की। गर्मी के आते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी से इजाफा होने लगा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें श्योपुर के विजयपुर थाना इलाके की, जहां दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 5 दुकानें एक साथ जलकर राख हो गई और मौके पर पहुंची दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो एक बड़ी तबाही इस पूरे ही क्षेत्र में हो सकती थी। दूसरी तस्वीर जबलपुर के खमरिया थाना इलाके की, जहां जंगल के करीब झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया था। बाद में दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका। 2 तस्वीरें आग से किस तरह से तबाही फैली है, श्योपुर और जो जबलपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने की खबरें रोजाना आती हैं और गर्मी की शुरुआत से तो मानो इस तरह की बुरी खबरों की झड़ी लग जाती है। लेकिन जमीन पर सबक के नाम पर क्या, बाकी तो दूर, संस्कार धानी की ही हाल देख लीजिए। ना ज्यादा दिन बीते हैं इस आग को, ना अब तक परिजनों के जख्म सूखे हैं। आग की हर खबर के साथ उनके जख्म भी मानो सुलगने लगते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही ने 8 लोगों की जिंदगी लील ली, लेकिन मजाल है कि किसी ने सबक लिया। उस बदनुमा आग के दाग के बावजूद 8 महीने बाद भी 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने की नौबत आई। कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं अस्पताल, और कैसे लापरवाह हो सकते हैं जिम्मेदार? ठहरिए, लापरवाही की लीला तो अभी शुरू हो रही है। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित और पीड़ित होती है होटल्स। प्रदेश की 4 मेट्रो सिटी में से एक का तमगा चिपकाया जबलपुर की हकीकत यह है कि हर गली में एक होटल मिल जाएगा। ये अलग बात है कि कुछ सरकारी रिकॉर्ड में है और ढेरों नहीं। अनुमान के मुताबिक हजारों होटल्स वाले जबलपुर में सिर्फ 6 होटल्स ने फायर एनओसी ली है। फिर सुनिए, सिर्फ 6 होटल सेफ हैं, जबकि करीब 12 ने आवेदन किया है जो फिलहाल पेंडिंग है। क्या कहेंगे गर्मी की शुरुआत के साथ बढ़ते अग्नि हादसों पर सरकार ने जिलों के कलेक्टर्स को होटल्स की जांच करने और फायर सेफ्टी सिस्टम अपग्रेड कराने के निर्देश दिए। अब इस निर्देश आदेश के खेल में हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। अधिकतर होटल संचालकों के लिए तो फायर सेफ्टी नाम की चिड़िया ही बेमानी है। जबलपुर में महज 6 होटल्स ने ही फायर एनओसी ली है और लगभग 1 दर्जन होटल्स ने फायर एनओसी के लिए आवेदन किया है। एक और जानकारी बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट ही नहीं है। साल 2015 में एक ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार ने एक्ट लागू करने का प्रयास किया, लेकिन 8 साल बाद भी ये कानून की शक्ल नहीं ले पाया। फायर ब्रिगेड या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास होटल की जांच का ही अधिकार नहीं है। इसका नतीजा यह है कि होटल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, रेस्टोरेंट या मॉल, कोई भी सार्वजनिक जगह ना प्रशासन की जिम्मेदारी तय है, ना संचालक की। ये उसी जबलपुर के हाल हैं
जिसने अस्पताल में लापरवाही के गंभीर परिणाम भुगते हैं, बावजूद इसके ना दाग मिटाने की चिंता किसी को है, न लोगों की जिंदगी बचाने की। इंदौर में हुए अग्नि हादसे के बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में होटल्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। होटल्स में सेफ्टी नॉर्म्स हैं या नहीं, सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, अग्नि हादसों से बचने के लिए क्या क्या उपकरण रखे गए हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा शुरू हो गई है। और एक बार फिर इस बात को लेकर सभी होटलों में, सभी जिलों में होटल्स की सर्चिंग की जा रही है। यदि जबलपुर की बात की जाए तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये एक होटल है और इस होटल की तरह ही जबलपुर में सैकड़ों और भी होटल्स हैं। लेकिन यदि एनओसी की बात की जाए, फायर एनओसी की बात की जाए, तो जबलपुर में महज 6 होटल्स ही हैं जिन्होंने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से फायर एनओसी लेकर रखी है। जबलपुर में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और यदि आंकड़ों की बात करें तो बीते 1 साल में शहरी क्षेत्र में 323 तो ग्रामीण क्षेत्रों में 11 अग्नि हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई एक्ट नहीं है और यही वजह है कि फायर डिपार्टमेंट महज सफ़ेद हाथी है, यानी आग लगने के बाद सिर्फ आग बुझाने का काम ही फायर डिपार्टमेंट के पास में है। लेकिन ना तो वो किसी होटल में जाकर सर्वे कर सकते हैं, ना ही किसी नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि फायर सेफ्टी को लेकर होटल संचालक कितने गंभीर होंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है। इंदौर में हुए कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें विजयवर्गीय कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनने लगी हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, अच्छे कपड़े पहने, बच्चों में आप संस्कार डालें। मैं बहुत चिंतित हूँ इसके लिए, कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार, बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बोल एक बार फिर से बिगड़े हुए नजर आए हैं। किसान मोर्चा के धरने के दौरान अपशब्द उन्होंने कह दिए। रामानुजगंज में धरना चल रहा था और बीजेपी नेता राम विचार नेताओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। मैंने अपनी उसकी पत्नी से विवाद हुआ तो दूधा पर पत्नी को दिया, उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल राम विचार देता बलरामपुर में जाके बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद के पैसा उनको मार लिया। ये राम विचार नेता लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना, कैसे मैं भूली वाला राम विचार भैया, पुराना कहावत था ना, 12 फीट थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिलाओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। शिप्रा नदी के पास बड़नगर रोड पर हो रहे भगवान शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन और पंडाल में जगह को लेकर महिलाओं के 2 गुट आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। तस्वीरें देखिए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल सुलझा लिया, लेकिन इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और भिंड की बात करेंगे, जहां जिला अस्पताल में मारपीट की घटना सामने आई है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में मारपीट हुई है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन से मारपीट की खबर है। सीसीटीवी में मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है। भिंड की बात करें, जिला अस्पताल जहां के ब्लड बैंक में मारपीट हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्लड बैंक कर्मचारी से ही और टेक्नीशियन जो कि बताया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हुई है।
गंगा नगरी वाराणसी से कुछ कदम दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तरछा चौबेपुर नाम का एक गांव है, जहां आम महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत खास काम कर रही हैं। इन स्वच्छता प्रहरियों का लक्ष्य है सेफ टॉयलेट फॉर ऑल और डायरिया नेट जीरो के जरिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से जुड़ी मौतों को रोकना। खास रिपोर्ट देखिए। ये जो प्रोजेक्ट है डायरिया नेट जीरो और सेफर टॉयलेट फॉर ऑल उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10,475 स्वयंसेवी महिलाओं को स्वच्छता प्रहरी के रूप में तैयार किया है। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ कि हम गाजीपुर गए थे ट्रेनिंग में और वहीं हमारी डीसी मैडम है वो आई थी, हमसे मिली और बोली कि आप लोग को स्वास्थ्य विभाग में काम करना है, स्वच्छता प्रहरी आप लोग बनेंगी। ये जो स्वच्छता प्रहरी महिलाएं हैं इनकी भूमिका अपने आप में अद्भुत है। यह स्वयंसेवी के रूप में सुबह अपनी दिनचर्या का शुरुआत करती हैं, यह घर घर का भ्रमण करती हैं। हम साफ सफाई और डायरिया से बचने का उपाय बताते हैं कि दीदी आप लोग शौचालय साफ रखिए, आप भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसको ऐसे बीमारी होने लगी जिससे उल्टी करने लगा, उसका पेट चलने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 से 3 बार बताई थी दीदी कि अगर बच्चे को दस्त होने लगे तो उसको ORS का घोल देना चाहिए और जिंक की गोली देना चाहिए। काफ़ी सुधार मिला, मतलब यही दीदी लोग बताए थे और मैंने अपना काम कर दिया। मेरा बच्चा स्वस्थ होकर घर आ गया। हार्पिक से शौचालय की नियमित सफाई। एक बात कही गई है ना कि स्वच्छता है अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। तो ये बात कहीं न कहीं हमारी स्वच्छता प्रहरी ये जो महिलाएं हैं वो चरितार्थ करती हैं कि हम धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन हम सेहत नहीं खरीद सकते। हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।